हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो सॉरी, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली आई वाज इन दिल्ली और उसके बाद से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं घर नहीं आ पा रही थी, और जैसे ही अभी फ़्लाइट्स वगैरह स्टार्ट हुई हैं तो सबसे पहले मैं घर आई, तो इसमें थोड़ा अप डाउन में थोड़ा टाइम लग गया, तो सो सॉरी फॉर दैट। और आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी एक दो दिन में पूरा SRA कंप्लीट कर लूँ। ओके, देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 3 दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। सेक्शन 26, इसमें चैप्टर 3 में केवल आपका एक ही सेक्शन है। देखिए दो टर्म जो है, पहले इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम दो टर्म समझ लें। पहला है आपका इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है रेक्टिफिकेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट होती है। और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है जैसे किसी तरह का मॉडिफिकेशन, अगर कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गई है जिसे हम रेक्टिफाई कर सकें, मतलब उस पर मॉडिफिकेशन करके उस गलती को सुधार सकें। तो ये दो जो टर्म है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सेक्शन 26। देखिए यहाँ दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। मतलब कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोई फ्रॉड है या म्यूचुअल मिस्टेक है, उस कारण से जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बात कही गई है, ठीक है, जो भी पार्टीज़ हैं उनके जो रियल इंटेंशन थे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम जो पार्टीज़ के इंटेंशन थे वो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं, वो जो रियल इंटेंशन है पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान जो था वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट में जो चीज़ नहीं इंक्लूड होगी वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसपे कंपनीज एक्ट लगता है। देखिए तो ये तो हो गया कि आप रेक्टिफिकेशन कब करवा सकते हैं, यानी कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ के जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जाके जो भी पार्टीज़ है वो जाके कॉन्ट्रैक्ट जो है रेक्टिफाइड करा सकती है। पहला क्लॉज जो है वो यही बताता है कि आइदर पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट द सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, यानी कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि केवल जो कोई एक ही पार्टी करा सकती, कोई भी दोनों पार्टी में से आइदर पार्टी जो है वो जाके या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाके इंस्टीट्यूट फाइल कर सकते, सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा क्लॉज जो कहता है वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर प्लेंटिफ ने पहले से ही कोई सूट इंस्टीट्यूट करके रखा है उस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, पहले से ही कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है जिसमें कोई उसका कोई राइट अराइज कर रहा हो, तो उस केस में वो चाहे तो अपनी प्लीडिंग, यानी कि प्लेंटिफ की प्लीडिंग तो प्लेंट होती है, तो वो वहाँ पे अपनी प्लीडिंग में ये भी मेंशन कर सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराना चाहता है। मैं इसको एक बार फिर से बोलूँगी। मान लीजिए प्लेंटिफ ने कोई पहले से ही सूट इंस्टीट्यूट करके रखा है इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जिसमें उसका कोई राइट जो है वो अराइज हो रहा है, तो वो चाहे तो अपने प्लीडिंग में इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफिकेशन की बात को मेंशन कर सकता है। इसका सी क्लॉज कहता है कि उसी सूट में डिफेंडेंट चाहे तो अपने रिटन स्टेटमेंट, यानी रिटन स्टेटमेंट तो डिफेंडेंट का प्लीडिंग है, डिफेंडेंट चाहे तो अपने रिटन स्टेटमेंट में अपने डिफेंस के अलावा, ठीक है, जो भी वो अपने डिफेंस को रिटन स्टेटमेंट में अपना जो भी डिफेंस रखेगा, प्लस अगर वो चाहे तो उसमें भी ये मेंशन कर सकता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कराना चाहता है। अब देखिए इसका सेकंड क्लॉज कहता है
कि if in any suit in which the contract or other instrument is sought to be rectified under the subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the party, the court may in its discretion, देखिए कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये पार्टीज का राइट नहीं है यहाँ, ये कोर्ट का उनका डिस्क्रिशन है, ठीक है। अगर कोर्ट को सही लगेगा तो ही वो रेक्टिफाई कराएगा। डायरेक्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन so far as this can be done without prejudice to right acquired by third person in good faith and for value। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जब भी इस रेक्टिफिकेशन के लिए सूट फाइल हुआ है तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रियल इंटेंशन थे पार्टीज़ के वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो कोर्ट चाहे तो रेक्टिफिकेशन करवा सकता है। बट उसको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी है जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है तो उस थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। इसका थर्ड क्लॉज है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे बी फर्स्ट रेक्टिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग द रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट में थिंक्स फिट मे स्पेसिफिकली एनफोर्स। यानी कि अगर किसी पार्टी ने सूट इंस्टीट्यूट किया है रेक्टिफिकेशन के लिए तो अगर वो पार्टी चाहे, अगर उसने अपनी प्लीडिंग में स्पेसिफिकली ये बात मेंशन किया है कि रेक्टिफिकेशन होने के बाद वो चाहता है कि कोर्ट जो है ऑर्डर पास करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म हो, तो कोर्ट को अगर सही लगा तो पहले कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग में है उसको रेक्टिफाई करेगा और अगर सही लगा तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवाएगा। इसका फोर्थ क्लॉज कहता है कि नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम। यानी कि अगर पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में स्पेसिफिकली यानी कि साफ साफ ये मेंशन नहीं किया है कि उसको रेक्टिफिकेशन का रिलीफ चाहिए, अगर उसने ये बात मेंशन नहीं की है अपनी प्लीडिंग में तो कोर्ट ये रिलीफ उसको ग्रांट नहीं करेगी। बट इसका प्रोवाइज़ो कहता है कि कोर्ट जो है किसी भी स्टेज प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे पार्टी को अलाउ कर सकती है कि वो अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट करे और अगर वो चाहें तो रेक्टिफिकेशन का टर्म इंक्लूड करके रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये आपका इतना ही था। सेक्शन 26 बहुत छोटा सा, आपको सिर्फ बेयर एक्ट की 2 बार रीडिंग करनी है, आपका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको रेक्टिफिकेशन का मतलब समझना है, मॉडिफिकेशन इसका जो एसेंस है वो यही है कि अगर फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से रियल इंटेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि 2 पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पार्टी ने कहा कि दूसरे पार्टी से कि उसके 3 लैंड है तो वो तीनों लैंड जो है परचेज करेगा। बट एक पार्टी ने जो पहली पार्टी थी उसने कहा, उसको ये लगता था कि उसकी तीनों जो लैंड है वो कानपुर में है, बट सामने वाली पार्टी की 2 लैंड तो कानपुर में है बट एक लैंड जो है वो कानपुर से थोड़े से आगे दूसरे गांव में है। तो यहाँ पे जो है एक पार्टी को लगा था कि तीनों की तीनों लैंड जो है वो कानपुर के मेन शहर में है, बट दूसरी पार्टी को लगा कि इनको पता है कि जो है 2 लैंड तो मेन शहर में है बट एक लैंड थोड़े से ही दूरी पे है, मतलब कानपुर से थोड़े से ही दूरी पे है। तो यहाँ पे उनको लगा कि नहीं इतना तो चल ही जाएगा, तो ये एक म्यूचुअल मिस्टेक हो गया और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो इस वजह से कोई भी पार्टी चाहे तो जाके सूट इंस्टीट्यूट करवा सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो ये। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।